conceptual framework of corporate governance. Hopefully आवाज आ रही है. चलो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हमें बेसिकली तो आइडिया है ही ना. तो हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है. जब भी हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सारे जो कंप्लाइंसेस हैं उनको ओवरऑल फॉलो करें और उनको मैनेज करें, राइट. कॉर्पोरेट गवर्नेंस डज नॉट मीन जस्ट फॉलोइंग द लॉ बट मैनेजिंग दैट ऑल द लॉज आर बीइंग फॉलोड. दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. गवर्निंग दैट कंप्लाइंसेस आर डन. तो कंप्लायंस इज फॉलो द लॉ, गवर्नेंस इज चेकिंग इफ द लॉज आर फॉलोड. ठीक है. एक ये दो मेन चीज़ हमें पता होनी चाहिए. उसके अलावा तुम्हारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये जो फर्स्ट ये राइट साइड जो बॉक्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, compliance of laws in true letter and spirit, and adherence to the ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all the stakeholders. सिंपल. तो ये ICSI की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन है वही कि एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये कंप्लायंस ऑफ लॉ हो रहा है कि नहीं लेटर एंड स्पिरिट दोनों तरीकों से, एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक्सेट्रा. ये हो गया. देन यू हैव द थर्ड पैराग्राफ. कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स टू स्टर एन ऑर्गेनाइजेशन इन द डिजायर्ड डायरेक्शन. हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेशन ऐसा बेटर जाए या ग्रो करे. तो इन डिजायर्ड डायरेक्शन हम उसको स्टर कर रहे हैं बाय डिटरमाइनिंग ways to take effective strategic decisions कि क्या बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं. इट ऑल्सो डील्स विद अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स. ये भी था ना अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने याद है वो CMA में याद किया, DD में याद किया था. तो वही अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स थ्रू अ मैकेनिज्म विच रिड्यूसेस द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये यहाँ पर है क्यों. जब कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का कंप्लायंस मैनेजमेंट का हमारे पास किताब है इसी वाले मॉड्यूल में, कोई इन्होंने, चलो ठीक है. और सेकंड लास्ट पैराग्राफ तुम्हारा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हो गया, विच इज क्रूशियल टू द एबिलिटी ऑफ एंटिटीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज टू कम्पीट फॉर कैपिटल. कम्पीट फॉर कैपिटल का क्या मतलब हुआ कि जितना कि जो कैपिटल जितना जिसको ज़्यादा मिलेगा, जिसकी ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी उतना तो उनके लिए सोर्सेज ऑफ गेनिंग फंड्स विल बी इजियर. फिर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एसेंशियल टू डेवलप एडिशनल वैल्यूज to the stakeholders as it ensures transparency, which ensures balanced economic development. This also ensures that the interest of all shareholders are safeguarded and ensures that all the shareholders fully exercise the rights and that the organization fully recognizes their rights. Simple है. तो बस ये बेसिक हमारा इधर उधर से देखने के लिए. बाकी इसने वही वाले वर्ड्स देख रखे हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी, और एक हमारे पास एक और था शेयर होल्डर इंटरेस्ट. ठीक है. ट्राई करते हैं होपफुली अगर ये चैप्टर मान 2 घंटे में तो ये पक्का 2 घंटा. चलो एनीवे, फिर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉर्पोरेट इज जज्ड बाय अ वाइड कंस्टिट्यूएंसी ऑफ स्टेक होल्डर्स. ये सब लोग जज करेंगे ना कि आपके कंपनी में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि नहीं. तो स्टेक होल्डर्स आर एवरीवन who is connected to the organization. अब ये बेसिक जो हम CACT से वाला चल रहा है, वेंडर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, सोसाइटी, कस्टमर्स. बढ़िया. तो उधर CACT थ्योरी भी हो गया. रूल आ रहा है अभी कि जाके तो देना ही है आपको. अकाउंट्स आ गया CACT में. पर अच्छा है, अभी ग्रीन लेयर आएगी, एग्जीक्यूटिव अच्छी वाली लेयर आएगी. अकाउंट्स आ गया 3 घंटे का प्रॉपर 100 मार्क्स का पेपर. मजे. जिसकी मैथ्स भी क्या उसके क्या मजे. हमारे पढ़ाने वालों के मजे. पर ये है कि अभी कोई भी ऐसे ही पास नहीं होगा बीच में, क्योंकि कोई कर देता ना ऑनलाइन, तेरे को पता है. चलो एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अभी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर्स कॉर्पोरेट सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. वेरी गुड. पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस. प्रॉपर इंड्यूसमेंट टू द ओनर्स एज वेल एज मैनेजर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स that are in the interest. ठीक है. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो मिनिमाइजेस वेस्टेज, करप्शन, रिस्क, मिसमैनेजमेंट. ब्रांड फॉर्मेशन हो रही है. इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड इन अ मैनर दैट फिट्स द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल एंड रिड्यूसेस कॉस्ट एंड एड्स इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी. सही कॉन्सेप्ट. उसके अलावा नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो अब वही ये बस पॉइंट्स देख ले.
ये बेसिक अभी नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से होगा क्या, ये पूरी स्टोरी लाइन ही है। कॉर्पोरेट अच्छा गवर्न करोगे तो फिर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इन्वेस्टर्स लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपको एक्सेस मिलेगा ग्लोबल मार्केट का। एनहांसिंग एंटरप्राइज वैल्यूएशन, अभी आपकी कंपनी का इतना अच्छा वैल्यूएशन हो गया तो आपको इजीली पैसे मिल सकते हैं, इजी फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, कॉम्बैक्टिंग करप्शन, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट क्राइसिस एंड स्कैंडल्स एंड अकाउंटेबिलिटी। बढ़िया, नो नीड टू रीड ऑल ऑफ दिस, राइट। मुझे लगता है अभी भी रीड करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही पढ़ लो अभी तुम इस चीज़ को। डन। उसके बाद एलिमेंट्स और स्कोप ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया। एलिमेंट्स में पहला रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड, अगेन वही है कि भाई क्या तुम्हारा सिंपल थोड़ा मोटा ही है। एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होगा कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई गुड पावर, गुड रोल ऑफ द बोर्ड जो है वो अगर प्रॉपर होगा तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकती है। बेसिकली गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बोर्ड का क्या रोल होगा अंदर, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन द कंपनी एंड इट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स। Directors are elected by the shareholders to represent them and are tasked with making important decisions, such as corporate officer appointments, executive compensation, सब पढ़ा हुआ है यार, ठीक है। तो ये सारी चीज़, तो बोर्ड सेकंड पैराग्राफ सिर्फ मार्क कर ले, बोर्ड एज द मेन फंक्शनरी इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर वैल्यू क्रिएशन फॉर स्टेक होल्डर्स। The absence of clearly designated roles of the board weakens the accountability mechanism and threatens the achievement of the organization goal. स्कोप और एलिमेंट्स में मतलब उनका रोल बताना कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। हाँ, कि भाई कहाँ का, ये बेसिक ना देख, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है कि हम कंप्लायंस को मैनेज कर रहे हैं ना, तो फिर वो कंप्लायंस मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें अंदर अंदर साथ में आएंगी। तो इट इज़ बोथ द थिंग, बोथ द वेज, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस चीज़ का ध्यान रखती है, ये वाले तो आएंगे, उसके साथ साथ ये भी आगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इंश्योर करेगी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रहा है। तो बोथ आ जाएगा, हाँ बोथ भी जाएगा। स्कोप आ गया तो ऐसे चला जाएगा, एलिमेंट आ गया तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद लेजिस्लेशंस ऑफ कोर्स, अभी अगर आपके पास क्लियर एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस रूल्स हैं, डिमार्केटेड है कि क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, तो इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेजिस्लेशन कंटिन्यू लीगल इंटरप्रिटेशन और इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट ऑन डे-टू-डे बेसिस, कैन बी सब्जेक्ट टू डेलिबरेट मैनिपुलेशंस। तो भाई अगर आपको गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है तो प्रॉपर क्लियर अनएम्बिगुअस लेजिस्लेशंस होनी चाहिए आपके पास कि एग्जैक्टली आपके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, क्या आपको फॉलो करना है क्या नहीं। ये वो पढ़ा रहे हैं यार जो मतलब एग्जीक्यूटिव से भी कुछ पहले वाला, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ सोचा होगा ज़्यादा सोच लिया। इसमें जितने पॉइंट्स याद हो सकते सिर्फ उतना ही करते हैं ना, 7-8 पॉइंट्स देख लो। इसमें पॉइंट नंबर जो ये है ना, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, रोल, लेजिस्लेशन, मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, ये 3 पॉइंट्स तो करना ही करना, ठीक है। और आगे कुछ 1-2 पॉइंट्स और है वो मैं बात करवाती हूँ। मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में क्या होगा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हाँ वो फ्रेमवर्क पूरा, कि पूरा फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या आपका काम ऐसा होगा, इम्प्लीमेंटिंग साउंड बिजनेस प्लान, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, सारा कुछ आपका हो गया। उसके बाद ये बोर्ड स्किल्स मार्क कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और 6, ठीक है। उसके बाद सीधा 13th मार्क कर ले, और फिर बाद में सेमी ऑडिट कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट, हाँ राइट, 14, 15 मार्क कर ले, बढ़िया। तो बोथ स्किल्स में क्या होगा, ऑफ कोर्स यार बोर्ड की स्किल होनी चाहिए इफेक्टिवली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ देयर स्किल्स, और उनको आना भी चाहिए सब कुछ। फिर सारे तरीके की भी स्किल्स दे दी हमने। बोर्ड अपॉइंटमेंट में बहुत सारी चीज़ें, बोर्ड का कॉम्पोजिशन, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स प्रॉपर हो, सब प्रोसीजर आपके फॉलो हो, एक्सटेंसिव सर्च, वेल डिफाइंड, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में हाँ बता दिया, ये सब हो गया। फिर तुम्हारे ये डब्बे तो मत पढ़ना, ये जो बनाए हुए हैं नॉट काम के। इसके अलावा इस वाला जो पैराग्राफ है ना, इसमें सिर्फ फर्स्ट 4 लाइन्स ही मार्क करनी है, फर्स्ट 4-5 लाइन्स है अपॉइंटमेंट और न्यू डायरेक्टर वाली, 5th पॉइंट में फर्स्ट 5 लाइन्स, और इसी पैराग्राफ में 3rd लास्ट लाइन है, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम बढ़िया। देन बोर्ड इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, अब कोई नया बंदा आया है तो हम उसको ट्रेन करेंगे, पूरी कंपनी की पॉलिसीज प्रोसीजर्स समझाएंगे, सब ध्यान रखेंगे वो सब। इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो रीड दिस बोर्ड इंडिपेंडेंस
बाकी सिमिलर पॉइंट्स आ जाएंगे, इसलिए कोई मतलब नहीं बनेगा. लास्टली मॉनिटर कर लो. मॉनिटर एंड इवैल्यूएट कंबाइंड परफॉर्मेंस एंड आल्सो दैट ऑफ द इंडिविजुअल डायरेक्टर्स एट पीरियोडिकल इंटरवल्स. बस इतना काफ़ी है. ऑडिट कमिटी, लास्ट लाइन सिर्फ, द क्वालिटी ऑफ ऑडिट कमिटी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू द गवर्नेंस ऑफ द कंपनी. शाबाश. रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. आइडेंटिफाई, क्रिएट रिस्क, वो तुमने पूरा पढ़ा ही है, चैप्टर ही risk पढ़ लिया, management. राइट. ये डन. उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट. तो पहला है तुम्हारा एजेंसी थ्योरी, राइट. एजेंसी थ्योरी में नाम ही सिर्फ ऐसा है, बाकी तुम्हें अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो तुमने नहीं पढ़ा. व्हाट स्पेसिफिकली इज एजेंसी थ्योरी. हमको पता है ऐसा कि हम लोग आज तक ऐसा बोलते आए हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको कंपनी का एक एजेंट माना जाता है. वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते हैं. दे हैव अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी ओवर द कंपनी एंड नॉट एनीथिंग एल्स. एनीथिंग दे डू विल बी एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी ओनली. खत्म हो गई एजेंसी थ्योरी. तो is means that acts as managers, acts as agents of the company. Owners set the central objective of the corporation. Owners जो शेयर होल्डर्स होंगे वो ओनर्स हैं. तो ओनर्स के लिए ही, ओनर्स की ही तो वेल्थ क्रिएशन के लिए डायरेक्टर्स काम करते हैं ना. तो इनको इतना बोला, मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दीज ऑब्जेक्टिव्स इन डे टू डे ऑफ द कंपनी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट थ्रू डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस. कि इसको फिर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी ध्यान रखते हैं उस हिसाब से. तो मेन आइडियोलॉजी बिहाइंड एजेंसी थ्योरी इज डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, है ना. ओनर्स आर द प्रिंसिपल्स, बट प्रिंसिपल्स में नॉट हैव द नॉलेज और द स्किल. तो एक्चुअली एजेंट ही होंगे जो सारा काम प्रिंसिपल एजेंट वाला ही है सारा वही है. सिर्फ फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स ही मार्क करना, थर्ड पैराग्राफ मत मार्क करना, वो थोड़ा सा ना हो जाएगा मतलब मिसलीडिंग सा. ठीक है. फिर तुम्हारे पास आया शेयर होल्डर थ्योरी. अगेन यहाँ पर कॉर्पोरेशन जो है उसके ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स. तो बस कॉर्पोरेशन इज कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स. Of course वो लोग उसको entirely manage नहीं कर सकते हैं, but they can own and dispose of the properties as they like, but of course as per the company, maximum benefit of the company. तो फिर first 2 lines तो यही हो गई. Their property and they want to get maximum returns from this property. The owner seeks to get a return on their investment. That is why they invest in the corporation. But this narrow role has been expanded into overseeing the operations of the corporation. कैसे? क्योंकि शेयर होल्डर्स वैसे अब तक तो सिर्फ पैसे देते थे. अब लेटर ऑन दे आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इन अ वे एज इफ वो स्पेशल रेजोल्यूशंस हो गए, जनरल मीटिंग्स हो गई, तो दे ओवरसी कि भाई आपके जो मैनेजर्स हैं यानी कि डायरेक्टर्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो उनका रोल था सिर्फ पैसे देने का, नैरो रोल सेकेंड लाइन में, विच हैज़ नाउ बीन एक्सपैंडेड into overseeing the operations of the corporation and its managers to ensure that corporation is in compliance, ethical standards and so on, right? इसमें तुम्हारा जो लास्ट है ना, द लास्ट लाइन है, द एजेंट्स मस्ट बी फेथफुल, इसको कट कर दो क्योंकि एजेंट्स फिर नहीं तो ये जबरदस्ती ऊपर वाली थ्योरी में मिक्स हो जाता है. हाँ कि वो कंपनी का सोचेंगे तो फिर उनका भी. तो इसलिए ये रहने ही दो ये जबरदस्ती का, क्योंकि वो एजेंट कहाँ से इधर घुसा दिया उन्होंने जबरदस्ती. अगला स्टेक होल्डर थ्योरी. व्हाट इज नाउ स्टेक होल्डर? एवरी पर्सन विद द कंपनी, जो भी पर्सन है. तो कंपनी सीजन एज एन इनपुट आउटपुट मॉडल, कि कोई भी इंसान कंपनी को कुछ देता है और ऑन इन रिटर्न कंपनी आपको कुछ देती है. आप शेयर होल्डर के तौर पर कंपनी को पैसे दोगे, वो आपको डिविडेंड देगी. आप उनको लोन दोगे, वो आपको इंटरेस्ट देगी. आप प्रेफरेंस शेयर्स में उनके इन करोगे तो फिर वो आपको फिक्स्ड रिटर्न्स, फिक्स्ड डिविडेंड्स देगी. तो कुछ भी आप कंपनी को दो, सामने आपको कंपनी कुछ देगी. इनपुट आउटपुट ऐसा मॉडल बाद में काम कर रहे हैं. एंड ऑल द इंटरेस्ट ग्रुप्स विच इंक्लूड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लाइज, सारे बंदे हैं वो आर टू बी कंसिडर्ड इन दिस फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. ये थियोरी उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से है. अ कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट्स फॉर देम एंड नॉट द शेयर होल्डर्स अलोन, है ना. सिर्फ शेयर होल्डर क्या कर लेंगे, शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएशन के लिए पहले इनका भी तो इंटरेस्ट मीट होना चाहिए ना. एंड देन ओनली देन द कंपनी कैन ग्रो. तो इनके हिसाब से शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनली वन फॉर विच द कंपनी इज वर्किंग, इट इज फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स. सो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैव डिफरेंट सेल्फ इंटरेस्ट. द इंटरेस्ट ऑफ दीज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर एट टाइम्स कन्फ्लिक्टिंग. पर ये लोग हमें ना, हम राम राज्य में रह रहे हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स आपस में इतने समझदार हैं कि वो अपने अपने इंटरेस्ट को कभी कभी सैक्रिफाइस भी कर लेते हैं. तो ये लिखा है, मैनेजर्स एंड द कॉर्पोरेशंस आर रिस्पॉन्सिबल टू मीडिएट बिटवीन द डिफरेंट स्टेक होल्डर इंटरेस्ट. तो पहला ही मैनेजर्स का बोला कि मैनेजर्स को भी आता है एक को सेटिस्फाई करना, ठीक है, मीडिएट करना कि बिटवीन द डिफरेंट इंटरेस्ट, पर साथ के साथ द स्टेक होल्डर्स हैव सॉलिडारिटी विद ईच अदर. This theory assumes that stakeholders are capable and willing to negotiate and bargain with one another.
This results in long-term self-interest. और the role of shareholder is reduced in the corporation, reduced in the way क्योंकि सिर्फ अब shareholders नहीं है, but they should also work to make their interest compatible with the other stakeholders, of course. ठीक है. उसके बाद तुम्हारी stewardship theory. अब stewardship theory I think UK का वर्ड है stewardship theory में ना इन्होंने ना ये बस adapted है normal एक theory, और steward is a person who manages something, right? तो यहाँ पर steward means a person who manages the another person's property or estate. तो इन अ वे ये भी वही हुए, डायरेक्टर्स हुए, मैनेजर्स हुए, जो एक डायरेक्टर किसी और इंसान की प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है फॉर सम रिटर्न्स. तो hence sorry here the word is used in the sense of guardian in relation to a corporation. This here is value based. The managers and the employees are to safeguard the resources of the corporation and its property and interest when the owner is absent. They are like a caretaker. They have to take utmost care of the corporation. They should not use the property for selfish ends. सही. और ये अलग अलग बहुत सारे हुए. उसके बाद इन्होंने को ऐसा लगा कि हम आपको ग्लोबली बताएं कि धीरे धीरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ कैसे आता रहा. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट 1972 से चल रहा है और हमने तब से लेकर आज तक की पूरी गाथा गा दी. तो ऑफकोर्स हम सारा नहीं याद करेंगे, पहले एक मार्क ही कर ले. पहले फर्स्ट तुम्हारी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, एक वो मार्क कर लो. उसके बाद तुम्हारा रियो पे रीड मार्क कर दे. इसको पॉइंट में मार्क मत करना, मतलब है ना जो मैं बोल रही हूँ अभी उनको 1 2 3 4 ही मार्क कर दे. अगर ये गलती से ऐसा आ जाता है तो हमारे पास कौन से 5-6 पॉइंट्स हैं, ठीक है, राइट. ये तुम्हारा हुआ. उसके बाद स्ट्रेट अवे नेक्स्ट 2 पेज बाद, 1 पेज बाद अकाउंटेबिलिटी, AA इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड एथिकल अकाउंटेबिलिटी 1999 वाला, राइट. तो एक तुम्हारा ये सेकेंड पॉइंट हुआ और थर्ड पॉइंट तुम्हारा OECD हो गया उसी के जस्ट साथ में, राइट. देन यू हैव इक्वेटर प्रिंसिपल्स को रीड मार्क कर लो, अगले पेज पे है. और 2004 वाली अकाउंटेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी को 4th पॉइंट मार्क कर लो. क्योटो प्रोटोकॉल को 5th पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट, ये पूछा हुआ है इसलिए, ठीक है. PYQ 5th पॉइंट तुम्हारा क्योटो प्रोटोकॉल हो गया. फिर 6th पॉइंट तुम्हारा ISO हो गया 2010 में. एंड 1 पेज टर्न करके इन द ईयर 2020 यू हैव इसको IOSCO 2020, राइट. दैट इज योर 7th वन. बस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो हम बस ये देख रहे हैं. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इन 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस टू मेक द environment a major issue. The participants adopted a series of principles for sound management of the environment, including the Stockholm Declaration and Action Plan for Human Environment and several resolutions. Human environment का मतलब वो the environment in which humans live, ऐसा ही होगा ना. तो इस पे मार्क ही कर देना पहले ये एनवायरनमेंट के बारे में. जैसे ना यहाँ पर तुमने देखोगे ना ये पॉइंट्स के ऊपर वाला पैराग्राफ, द सेकंड लाइन, द फॉलोइंग एग्जिबिट एल्यूसिडेट द आई कैचिंग होना चाहिए डेवलपमेंट इन द स्फीयर ऑफ ESG. तो ESG में क्या क्या डेवलपमेंट्स आएंगे. तो पहली बार एनवायरनमेंट को रिगार्ड किया गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में. कब से बात कर रहे हैं, तो तब से तो खराब ही हो रहा है, तो फिर बात क्यों. फिर रियो और सिमेटिक रीड मार्क कर देना, नॉट इम्पोर्टेंट है. काम के पॉइंट्स पे चले. ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही है कि सब साथ में डेवलप होते हैं. फिर अकाउंटेबिलिटी, ये AA इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड एथिकल अकाउंटेबिलिटी में ये AA 1000 अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल्स, ये बस नाम है, 1000 का कोई रेफरेंस नहीं होता. द प्रिंसिपल्स वर अपडेटेड इन 2018
this is an internationally accepted principle-based framework that guides organizations through the process of identifying, prioritizing, and responding to sustainability challenges with the goal of improving long-term performance. बढ़िया. सस्टेनेबिलिटी छोड़ा है हम चैप्टर. फिर उसके बाद OECD काउंसिल. OECD इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट. ये आगे आएगा भी. ठीक है. तो ये वाला जो काउंसिल है ना, दिस काउंसिल टॉक्स बेसिकली अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट ही. पर ये ना बस कुछ प्रिंसिपल्स अपने बता रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. और अगेन गाइडलाइंसेस हैं. इस गाइडलाइंसेस में से हमने कुछ रूल्स भी बनाए हैं. दैट इज ट्रू. बट दैट डज नॉट मेक कि भाई ये इसके अंदर है ना. आप फिर क्या लिख सकते हो पता है, जो आपके एस्टैब्लिश रूल्स हैं आप उसमें से भी लिख सकते हो. और अभी हम इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं एंड लेटर ऑन यू हैव अ टॉपिक ही OECD पे दोबारा. ठीक है. तो ये सिर्फ यहाँ पर, लेकिन सिर्फ कितना मार्क करना, फर्स्ट 2 लाइन्स हमारी. OECD काउंसिल मीटिंग एट मिनिस्ट्रियल लेवल्स ऑन ये. ठीक है. कॉल्ड द OECD टू डेवलप पूरा मत मार्क कर. थर्ड लाइन देख, अ सेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस इन कंजंक्शन विद ये वो कोई ज़रूरत नहीं. इन्होंने डेवलप किए अ सेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस. In order to fulfill this objective, OECD established an ad hoc task force on corporate governance to develop non-binding principles that embody the views of members. ठीक है. फिर principles developed are as under. सही. डन है. ये डन. फिर उसके बाद तुम्हारे इक्वेटर प्रिंसिपल्स भी रीड कर लोगे. रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं बस. हाँ चलिए. देन यू हैव A4S अकाउंटेबिलिटी एंड फॉर सस्टेनेबिलिटी. तो अब अकाउंटिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड, छोड़ दे, विद द एम टू मेक सस्टेनेबल बिजनेस डिसीजन. है ना, ये प्रिंसिपल्स छोड़ देते हैं. was established with the aim to make sustainable business decisions, making business as a usual. So now it laid the foundation for the development of other initiatives such as IIRC. IIRC is International Integrated Reporting Council. International Integrated Reporting Council. ठीक है. तो अब अकाउंटिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट ये एस्टैब्लिश हुआ. उसने बोला कि हम सस्टेनेबल बिजनेस को इतना ज़्यादा इंटीग्रेट करते हैं कि इट इज़ लाइक अ डे टू डे फंक्शन. एक चीज़ ये हुई. एंड विच लेड टू इनिशिएटिव लाइक IIRC. तो A4S aims to inspire action by finance leaders to derive a fundamental shift towards resilient business model and sustainable economy. To do 3 core aims: inspire financial leaders to adopt sustainable resilient model, transform financial decision making to enable an integrated approach reflective of the opportunities and risk posed by environment. सिंपली यहाँ पर वही बोला हुआ है कि भाई ये जो A4 वाले हैं तो वही उन सस्टेनेबिलिटी पर डिपेंड कर रहे हैं ना, और अकाउंटेबिलिटी पर डिपेंड कर रहे हैं. तो अकाउंटेबिलिटी की जो भी बंदा जो एक्शन ले रहा है उसके लिए अकाउंटेबल हो, और सस्टेनेबल एक्शंस ले तो अगेन वही दिया हुआ है. ट्रांसफॉर्म फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग टू एनेबल एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब क्या होता है? सारी चीज़ों को इकट्ठा करके. राइट. तो ना यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन आपकी इंटीग्रेटेड होने चाहिए. इसका मतलब जो भी आप चीज़ें बताओगे वो सारी चीज़ों को इकट्ठा. अब मैं बोल दूँगी कि भाई मेरे तो प्रॉफिट्स बहुत सही हैं, पर वो प्रॉफिट्स नेग्लिजिबल प्रॉफिट्स हैं या नेग्लिजिबल मतलब गलत, हाँ कहाँ से आए हैं, फिक्टिशियस है, क्या है नहीं पता. और स्केल अप एक्शन अक्रॉस ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कम्युनिटी. देन यू हैव क्योटो प्रोटोकॉल. जबरदस्ती है वैसे भी, पर ठीक है. अभी क्योटो प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन दैट फॉलोज इट्स annex based structure. It only binds developed countries and places a heavier burden on them under the principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities. ठीक है. ये मेनली डेवलप्ड कंट्रीज के लिए आया. उनको बोला गया कि आपको ये स्पेसिफिकली रूल्स फॉलो करने चाहिए बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस that they are largely responsible for the current high levels of GHG emissions in the atmosphere. सब बोलते हैं कि भाई चाइना डेवलप्ड है, जापान डेवलप्ड है, पर ऑफ कोर्स ये बात है कि वहाँ पर पॉल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा है. राइट. तो उसने बोला कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बेस्ड अपॉन द डेवलप्ड कंट्रीज पर ही हैं. वन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल वाज
the establishment of flexible market mechanisms which are based on the target of emission permits. वो था ना क्रेडिट, क्या था वो, कार्बन क्रेडिट्स थे, एमिशंस की इतना एमिशन आप कर सकते हो, लिमिट लगा दी थी. सो अंडर द प्रोटोकॉल कंट्रीज मस्ट मीट द टारगेट प्राइमरली थ्रू नेशनल मेजर्स. कि जो भी नेशनल मेजर्स होंगे, नेशनल मेजर्स यानी कि कंट्री खुद उनके ऊपर एक लिमिट लगाए कि भाई, और वो उसी को ही टारगेट्स को मीट करें. However, protocol offers them an additional means to meet their targets by way of 3 market-based mechanism. International emission trading, ये याद है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग? याद तो नहीं, पर हल्का फुल्का देख. एक है ना, हमने ना कार्बन क्रेडिट का हमने पढ़ा था. जैसे अगर मान लें कि कोई एक कंपनी है, वो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशंस कर सकती है, उसको एक लिमिट दी गई है. और देयर आर सम अनदर कंपनीज विच आल्सो हैव अ लिमिट कि भाई हाँ, पर अगर इस कंपनी ए ने अपनी लिमिट मीट कर ली, ठीक है, और उसको और अगर अभी भी कार्बन एमिशन करना है बिकॉज द कंपनी और द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज सच, राइट. तो एक तो ये चीज़ होगी. अगर उसने और किया तो पेनल प्रोविजंस होंगे. तो कोई दूसरी कंपनी होगी ना, जो मान ले ट्रेडिंग कंपनी है या कोई और कंपनी, इसके इतने एमिशंस नहीं हो रहे हैं, इट कैन सेल द क्रेडिट्स टू दिस कंपनी फॉर मनी, राइट. तो इस तरीके से ना बंदे और मोटिवेट होते हैं कि हाँ भाई, ये तो बिकती है चीज़, तो और बढ़िया. तो दोनों कंपनीज को फायदा हो गया. एक कंपनी को सस्ते में कार्बन क्रेडिट्स मिल गए, पेनल्टीज नहीं देनी पड़ी एक्सेट्रा. दूसरी कंपनी को अनयूज्ड क्रेडिट्स का बेनिफिट मिल गया, राइट. तो इंटरनेशनल एमिशन का ट्रेडिंग भी किया जा सकता है. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, फिर जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन सभी इकट्ठा कर लेता. नेक्स्ट यू हैव ISO. ISO में घुमा फिरा के एक ही चीज़ की बात की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप सोशली क्या क्या काम कर रहे हो लोगों के लिए, राइट. तो हाँ, assists organizations in contributing sustainable development or guidance to all types of organizations regardless of their size or location on concept, terms, definitions, related to social responsibility, background, trend, characters of social responsibility, principal practice, social responsibility, core subject. ठीक है, eventually तो these are the same things. यहाँ तक डन. फिर हमारी इसको हमने पता एक जगह पे बड़ा बताई, कुछ इसको कंट्रीज होती हैं, FATA फॉर इसको, CMSL में कहीं पर, राइट. तो भी इसको एक वही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन. तो इट इज द इंटरनेशनल बॉडी दैट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड्स सिक्योरिटी रेगुलेटर्स एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर सिक्योरिटी सेक्टर. इसको डेवलप्स इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रमोट्स एडहेरेंस टू इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स for security regulation. It works intensively with the G20 and Financial Stability Board on the global regulatory reform agenda. इसको established करता क्या है ये बताएंगे ना. Membership regulates more than 95% of world security market in more than 130 jurisdiction. Regulating the security market बस. It in more than this in emerging market accounts for 75% of its ordinary membership. शुक्र है शायद. इसको objectives and principles of security regulators have been endorsed by both G20 and ये. They are overarching core principles that guide इसको. इधर नहीं बताएंगे. In the development and implementation of international recognized body, they form the basis of the evaluation of the security sector. बस evaluation की तरह. Evaluation नहीं, और तो कुछ भी नहीं बोलना ना. Evaluation of security sector. Evaluation of security sector for the financial sector assessment programs of the International Monetary Fund and World Bank. तो IMF को और World Bank को हेल्प कर रहे हैं टू इवैल्यूएट द सिक्योरिटी सेक्टर की सब प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अब इसके बाद इनको चैन नहीं पड़ा तो ये रामायण और महाभारत में यूज कर. तो ट्रेडिशनल अप्रोच सारा कुछ आ गया कि विधि, मनुस्मृति और ये सब कुछ. नेक्स्ट है इसमें IFRS स्टैंडर्ड 1, IFRS स्टैंडर्ड 2, नेक्स्ट पेज. IFRS स्टैंडर्ड 1 इज इफेक्टिव फॉर एनुअल रिपोर्टिंग. वो जो हमने BCom में किया था ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, फिर द डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, CSRD. हाँ जी. उसके बाद इम्पैक्ट्स, यूरोपियन, CSR1, गवर्नेंस फ्रॉम इंडियन स्ट्रक्चर्स. उसके बाद है विधि. हाँ जी.
एक तो 3 पेज रुक जा, मैं देख के पढ़ा पाऊँगी, एक बार पढ़ लेती ना मैं भी। हाँ जी। दिक्कत है यार। मैं पढ़ लेती हूँ। ये ना हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। हाँ। ये वो कंट्रीज पे डिपेंड करता है कौन ये अडॉप्ट करना चाहते हैं, कौन नहीं अडॉप्ट करना चाहते। तो IFRS 1 स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 होता है। IFRS स्टैंडर्ड 1 is effective for annual reporting period beginning on 1st January 2024 with earlier application permitted as long as IFRS standard 2 climate related disclosure is also applied। इसमें ना स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि कौन से अकाउंटिंग पीरियड्स आप चूज करोगे। वो अगर ये स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, तो अगर इन्होंने बोला कि जैन टू दिसंबर करना है, तो सारी कंट्रीज जैन टू दिसंबर करेगी। ठीक है, फिर क्या क्या डिस्क्लोजर्स आएंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, कैसे कैसे डिस्क्लोजर बनेंगे, कैसे बैलेंस शीट ये वो। तो इसमें क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं। The objective of IFRS Standard 1 is to require an entity to disclose information about sustainability related risk and opportunity that is useful to the users of general purpose financial reports in making decisions related to providing resources to the entity। IFRS Standard 1 requires an entity to disclose information about all the sustainability related risk and opportunity that could reasonably be expected to affect the entity's cash flow. It assesses the finance and cost of the capital over the short term, medium term, long term। IFRS Standard 1 prescribe how an entity prepares and reports its sustainability related financial disclosures। It sets out journal requirement for the content and preservation of those disclosure so that the information disclosed useful to the users in making decision relating to providing resources to the entity। मतलब disclosure करना है, क्या क्या cost आपने की है, क्या क्या risk आएंगे। IFRS Standard 1 set out the requirement for disclosing information about entities' sustainability related risk and opportunity। In particular, an entity is required to provide disclosure about the governance processes, control and procedure the entity uses to monitor, manage and sustainability related risk and opportunity, entity strategy for managing, then the process the entity uses to identify, assess and prioritize sustainability related risk, the entity's performance in relation to sustainability related risk and opportunity, including progress towards any target the entity has set or is required to meet by the law or regulation। कौन कहते हैं यहाँ से तो नहीं ये तो आ सकता है स्टैंडर्ड्स IFRS 1 and 2। Standard 2 is effective for annual reporting period, same वही है। The objective of IFRS Standard 2 is to require an entity to disclose information about climate related risk। इसमें sustainability था, second में climate related risk and opportunity that is useful to the users for the general purpose financial reporting, same as standard। Is require an entity to disclose about climate related risk and opportunity, same बस ऊपर वाले में जो sustainability risk related है ना, उस पे climate आ गया। Applies to climate related risk to which entity is exposed, which are climate physical risk, transaction risk, climate related opportunities available। IFRS Standard 2 set out the requirement for disclosing the information about entities' climate related risk and opportunity। IFRS Standard 2 requires an entity to disclose the information that enables the user of general purpose of financial to understand same governance process, entity strategy। बस इसमें सिर्फ climate related risk आ जाएगा कि क्या क्या है। सेम about CSRD ये नहीं होता, but launched on 5th Jan 2023, it modernizes and strengthens the rules concerning the social and environmental information that the companies have to report। Companies subject to CSRD will have to report according to European Sustainability Reporting Standard। ये एक तो इंडियन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, एक इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, इधर यूरोपियन आ गया बस। Reason for adoption: the European Union believes that consumers and investors deserve to know the sustainability impact of business, and CSRD was created because the existing legislation wasn't cutting it। Before CSRD, the Non-Financial Reporting Directive established the reporting principles for the large companies। However, the European Commission discovered that the information reported by the company was insufficient। Application of CSRD: the CSRD more than
quadruples the number of the companies required to report the sustainability from the 11,000 covered by the NFRD to the nearly 50,000 that were covered by CSRD. Large company, even the one outside of the EU, companies meeting two of the following three conditions have to comply with: 50 million net turnover, 25 million assets, 250 or more employees. In addition, non-EU companies that have a turnover of above 150 million in EU will also have to comply. It is to be noted that CSRD doesn't play any new reporting requirements on small company except for those with the security listed on regulated markets. मतलब स्मॉल कंपनीज पे नहीं होगा, सिर्फ लार्ज कंपनीज में होगा, लेकिन अगर स्मॉल कंपनी लिस्टेड है तो उस पर भी होगा. And to make it easier for the listed SME, they can report using the simplified standard. But while the CSRD doesn't apply to non-listed SME, the European Commission has also proposed developing separate standards that non-listed SMEs have to use. Facts to be reported. Companies will need to disclose the sustainability information in their management report, which means that financial and sustainability information will be published at the same time. This sustainability data will have to be submitted in standardized digital format to allow easier checking and comparison in European single access point database. We compare कर सकते हैं easily. The submitted data will be subject to limited third-party assurance, meaning that an auditor will need to evaluate the data. Effective dates of CSRD adopted in late 2022. The rules will be from 1st January 2024 for the large public interest companies. Reports due in 2025. From 1st January 2025, large companies that are not presently subject to NFRD with reports due in 2026. From 1st January for listed. ये तो नहीं करेंगे ना यार, डेट्स कहाँ आएंगी? नहीं भी, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया 2025 में वो 2026 में करेंगे. जो लिस्टेड SME है वो 2028 तक ये रिपोर्ट कर सकते हैं, जिनकी रिपोर्ट ड्यू है अभी तक. Impact inward and impact outward. The CSRD, like NFRD, requires double materiality, which means that the business will have to disclose not only the risk they face from a changing climate, but also the impact they may cause to the climate and to the society. For the businesses who have historically only analyzed the risk posed to them by the climate change and neglected the role they played in the changing the climate, this is a call to do some self-reflection. Okay. Better comparability through standardization. The CSRD will require the company's sustainability data to be submitted in standardized digital format. This is meant to provide a clear format for company sustainability reporting, which is currently rife with many idiosyncratic formats, allowing better understanding. बस यही कर लेते हैं standardized format में for better understanding and easier comparison. The EU CSRD sets out reporting requirements and obligations, while ESRS provides a framework and methodology for reporting on sustainability issue. Both CSRD and ESRS are legally binding. They are part of same legal framework around corporate sustainability transparency. Where ESRS are, the European Commission adopted ESRS on July 2023. There are 12 ESRS covering full range of sustainability issues in line with EFRAG's purpose. Cross-cutting environment. It sets out the general principle to be applied when reporting accounting to ESRS and does not itself set specific disclosure requirement. ESRS 2 specifies essential information that to be disclosed irrespective of which sustainability matter is being considered. ESRS 2 is mandatory for all the companies under the CSRD scope. जिनपे CSRD होगा उनपे ये भी होगा. Mandatory है. ESRS is mandatory for all the companies under CSRD scope. All the other standards and individual disclosure requirement and data points within them are subject to a materiality assessment. This means that company will report only relevant information and may omit the information in the question that is not relevant for the business and more likely.
Disclosure requirements subject to materiality are not voluntarily. The information in question must be disclosed if it is material, and the undertaking materiality assessment process is subject to external assurance in accordance with the provisions of the company. The standard requires undertakings to perform a robust materiality assessment. ये सिर्फ important information करनी है, बाकी तो नहीं है. If the company concludes that the climate change is not material topic and therefore does not report in accordance with this standard, it has to provide a detailed explanation of the conclusion of the materiality assessment with regard to climate change. This requirement reflects the fact that the climate change has wide range and systematic impact across the economy. पर ये आप प्रिंट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है. स्टैंडर्ड सीधा ही आ जाएगा हमारे सारे स्टैंडर्ड में के टूल के. मुझसे ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है. ये सारी और कुछ है ही नहीं डॉक्टर न्यू है, उसकी वजह से भी काम कर. फिर उतना ये नया नया पढ़ के वापस ये रामायण में क्यों पहुंचा दें फिर. इसमें ये क्या बताया कि कैसे आया एमआरएस का. वहाँ पे क्या था, पहले क्या था, रामायण में क्या था, वो पूरा ऐसे ऐसे पूरा वही है इसमें. भगवद गीता में ऐसे. ये तो रीड कर लो, कोई नहीं, आप आगे करवा लो. नीति, शांति पर्व, भगवद गीता और अर्थशास्त्र. दिया ही क्यों है यार. ये आ जाएगा ना एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडियन स्क्रिप्चर. जैसे ऐसा क्वेश्चन डालेंगे नहीं कि उनका कुछ नहीं पता. चलो तो दारा भी है, फिर वापस से भी है. फिर एक वाला याद कर लो. उसके बाद फिर वो पुरानी कमेटी शुरू हो जाएगी. डिस्कस ब्रीफली द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट्स इन इंडिया. लेकिन पीछे क्वेश्चन दिया, डिस्कस इन ब्रीफ द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूके. तो पढ़ेंगे आप ये क्या. उसके बाद हमारी थियोरीज, वो जो जीआईजी में फर्स्ट सोर्सेज ऑफ लॉ वाला चैप्टर था ना, कैसे वही है. इसमें भी ये टेलियोलॉजिकल थियोरीज. तो ये एक वो याद है, एक सोर्सेज ऑफ लॉ में एक बंदा था रॉस्को पाउंड, फिर उसकी थियोरीज थ्योरी पेन एंड प्लेजर थ्योरी और ऐसे. तो ये ना, ये वही वाले ही हैं, वो वही वाले लोग हैं जो वो एनालिटिक्स वाले नहीं बोलते थे कि हमें जैसे विच मीन्स उनको एंड से फर्क पड़ा था कि कैसे जा रहे हो एंड तक, उससे फर्क नहीं पड़ा था कि आपको अच्छा लगना चाहिए, लास्ट में ऐसा होना चाहिए, राइट. तो ये वो वाले बुक है, derived from the Greek word telos which means an end. According to the teleological theories, the rightness of an action is determined solely by its consequences rather than by any feature of the action itself. Action that results in the greatest possible balance of good or evil are considered ethical. The teleological theories are based on the concept of goodness. Now the question is which is good and what is evil और ये सब. तो उसके लिए ऑर्डर ने क्लासिफिकेशन किया. In classical utilitarian, pleasure is regarded as good or pain is regarded as evil. In modern term, goodness is evil. So principle of utility वो Jeremy Bentham explains this principle as follows. By the principle of utility is meant by the principle which approves or disapproves or even action whatever according to the tendency which it appears to have augmented or diminished the happiness of the party whose interest is in question or about the same thing. In other words, to promote or to oppose what that happiness. कितना सारा इसने फालतू बोल दिया. बट ये द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज मेंट दैट कोई भी ऐसा प्रिंसिपल जो आपको ये बताए कि हर एक्शन का आपको कोई ना कोई डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, या तो वो आपको खुश करेगा या तो नहीं.
तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हर एक एक्शन को हम इसी तरीके से येस या नो बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इट मेक्स अस फील अबाउट ऐसा. तो which it appears to have augment or diminish the happiness. कि we will disapprove or approve an action depending upon if it makes us happy or not ऐसा. Right? So second paragraph में thus the consequences of an action are measured in terms of pleasure and pain caused to different individuals. Bentham suggested a procedure called hedonistic calculus for this purpose. कुछ हुआ. फिर Bentham theory is criticized for two reasons. First, it is not always possible to measure in quantities the pleasure and pain caused by their action. Second, pleasure does not constitute human well-being. Even pigs are capable of pleasure, and his theory is criticized as a pig philosophy. Fit only for souls. According to critics, one absurd consequence of Bentham's principle is that it would be better to live the life of a satisfied pig than that of a dissatisfied human being, such as Socrates. For human beings, friendships and aesthetic enjoyment are as good as pleasure. हाँ ठीक है. तो आप ऐसे हर बारी में ऐसे कैसे ही बोल सकते हो ना. और पेन प्लेजर तो सिर्फ ह्यूमन को रिस्ट्रिक्टेड थोड़ी ना है. मतलब फिर ऐसे वही बोल रहे कि जानवरों को भी होता है. उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियन जॉन स्टुअर्ट मिल मॉडिफाइड द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट प्लेजर डिफर्स इन देयर क्वालिटी व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट एज द क्वांटिटी ऑफ प्लेजर. यार हर इंसान के लिए प्लेजर अलग अलग चीज़ है ना. मेरे को किसी चीज़ से खुशी मिलती होगी, किसी और को किसी चीज़ से मिलती होगी. तो मिल कंक्लूडेड इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन अ पिग सैटिस्फाइड. क्योंकि आदमी तो रहो ना, तो समझ में तो आए. Better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fools or the pig are of a different opinion, it is because they know only their side of the question. कि आपको सिर्फ एक ही तरफ की बात पता है. भूल गया ऐसा मुंह पे बेइज्जती ही कर दी इसकी भरे में. Thus there are two forms of utilitarianism. एक एक्शन वाला और रूल. एक्शन में क्या बोला? Action utilitarianism under which an action is right if and only if it produces the greatest balance of pleasure over pain for everyone. सबके लिए अच्छा होगा तो ही वो सही एक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, टेलिंग अ लाई और ब्रेकिंग अ प्रॉमिस इज राइट if its consequences are better than those of the alternative course of action. Thus, classical utilitarianism does not require observing the rules such as tell the truth. तो बोला कि झूठ भी जायज़ है अगर अच्छा फील कर रहा है. ये पूरी और रूल यूटिलिटेरियनिज्म under which an action is right if and only if it conforms to generally accepted rules and procedures, the greatest balance of pleasure over pain. तो बेसिक रूल्स और पॉलिसीज को कंफर्म भी करे, पर अगर आप उसको कर रहे हो ऐसा कुछ एक्शन वाले के हिसाब से, तो आपको तो फिर झूठ भी सही है. क्या बात है, दोनों तरफ से बात कर दिया ना. If it conforms to generally accepted rules. Pleasure is one good. The right action is one that creates great harm. Consequence फिर hedonism, pleasure alone is good. Maximization that creates great amount of net pleasure. Net pleasure. ज़्यादा लोगों का बेटर नहीं. Net pleasure है. ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कम खराब लग रहा है. और प्रॉफिट वाला इसे एक्सपेंस माइनस करके बचा हुआ नेट प्लेजर ही आ रहा है. ये कैसे करेंगे कैलकुलेट? यूनिवर्सलिज्म, एवरीवन्स कॉन्सिक्वेंसेस आर अलाइक. सब लोग एक ही कश्ती में सवार हैं. फिर ये डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, ये बोला ये सब भाड़ में गया. पेन प्लेजर जो आपको ड्यूटी होती है, जो आपको करना चाहिए वो तो आपको करना ही है ना. ये तो अब तक तुम बच्चों की तरह खेल रहे हो कि हाँ ये अच्छा लग गया ये कर लेंगे, नहीं लग गया नहीं कर लेंगे. पर ऐसा नहीं होता. और ये चीज़ स्ट्रक्चर्ड नहीं है. फिर कब क्या अच्छा है कब क्या नहीं है वो कैसे पता लगेगा? एक चीज़ का अच्छा किसी और इंसान का बुरा हो सकता है. तो ये सब छोड़ो, डू योर ड्यूटी. ऐसा व्हाट इज राइटफुली टू बी डन. तो इसलिए is derived from the Greek dion, which means duty. Duty or obligation is the fundamental concept in deontological theory. Deontological, according to deontological theory, certain actions are right not due to some benefit to self or others, but due to their basic nature or the rule underlying them. For example, bribery in its very nature is wrong, irrespective of its consequences. तो bribery दे के मुझे pleasure हो सकता था, या bribery लेकर उस बंदे को pleasure हो सकता था, पर है तो गलत ही ना. तो ड्यूटी के हिसाब से आप देखो कि क्या सही है क्या गलत है. तो
वो सारे वो उनका उल्टा पुल्टा खत्म कर दिया। सिमिलरली द गोल्डन रूल, डू अनटू अदर्स एज यू वांट देम टू डू अनटू यू, ये वो नहीं हिंदी में बोलते कि दूसरे जो जैसे तुम्हें अपने साथ करवाने से अपील्स टू ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो वही दिस British philosophers has given the following moral rules: duties of fidelity, to keep promises both explicit and implicit and to tell the truth, सच रहो, सच्चे रहो और अपने वादे रखो। तो फिर reparation, to compensate people for injury that we have wrongfully inflicted on them. Gratitude, favors that others do for us, to return the favors. Justice, to ensure good are distributed according to people's merits. Duty of beneficence, to do whatever we can to prove the condition of others. क्या बात है। फिर duties of self improvement, to improve our own condition with respect to virtue and intelligence and to avoid injury to others. भूल गया नहीं एकदम, किल कर गया इसने। ये तो ये नॉर्मो है, इसने वैसा बोल दिया जीवन का सार ये है। मैंने सोचा था कि एग्जीक्यूटिव में नहीं आएगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव में आया था थियोरी वाला क्वेश्चन। मैंने जब पेपर दिया इतनी खुशी हुई थी क्योंकि मुझे सिर्फ वही आता था चैप्टर में और कुछ नहीं आता। आते हैं थियोरी वाले क्वेश्चन, एक आधा वो ये था ना कि सर्दियों में पेपर जैसे लेट होता है, हाँ। तो मैंने सिर्फ सुबह ना सिर्फ गूगल से कुछ पॉइंट्स ही निकाल के पढ़े थे उस चैप्टर में, वही क्वेश्चन है। सबको पढ़ने के लिए ना दिमाग नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए, खुद को मनाना पड़ता है कमाओ में एक और कुछ एक और कुछ। अभी तक तो मुझे सही लगा चैप्टर जैसे, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं भी आती थी जैसे थ्योरी या प्रिंसिपल। यही वो मोनोटोनस सा चैप्टर है। फिर इसके बाद में कितने पेज का चैप्टर है? 72। आगे भी आएगा फिर कुछ ऐसा 10 पेज का फर्क है। What are the basic theories that led to evolution of the concept of corporate governance? कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस ओनरशिप भी तो यार पता है ना भाई, है बेसिक वाला ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेशन है। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटी रूल वर्सेस मिनॉरिटी इंटरेस्ट, ये भी हमने काफ़ी हद तक डिस्कस किया हुआ। मिनॉरिटी इंटरेस्ट, फॉस वर्सेस एल्बर्टल, वो याद है कुछ? तो ये पूरा केसेस होते थे, पर हमें मेन यहीं पे ध्यान रखना है कि अच्छा हाँ फॉस वर्सेस एल्बर्टल में भी ये बोला कि ऐसा नहीं है कि मिनॉरिटी इंटरेस्ट का हम ध्यान तो दे सकते हैं, पर इसका ये मतलब भी नहीं है ना कि हम लोग सिर्फ उन्हीं का ही ध्यान देंगे। मेजॉरिटी रूल एग्जिस्ट करता है और मिनॉरिटी इंटरेस्ट को हम मतलब ना कंसिडर करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, बट ओनली व्हेन द कंपनी इज डूइंग सम रॉन्ग डूइंग्स। नहीं तो फिर मेजॉरिटी रूल के हिसाब से काम होगा जब सिर्फ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट होगा। हाँ ठीक है, राइट। तो इट इज एन आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट विद नो ह्यूमन एग्जिस्टेंस, functions with the instrumentality of the board of directors who is guided by the wishes of the majority, subject to, of course, to the welfare of the company as a whole. It's cardinal rule that prima facie majority of members of the company are entitled to exercise the powers of the company, generally control its affairs. The rule of majority was established way back in case of Foss versus Arbotle, wherein it was held that the court would not generally interfere with the decisions of the company, which it was empowered to take insofar as they had been approved of by the majority and made exceptions to breaches of their charter documents, fiduciary duties and frauds of or oppression in and to notice to the shareholders. अगर ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो ही, क्योंकि फॉस वाले साल होटल में उन्होंने यही बोला था कि दे हैड फाइल्ड अ केस कि हम मिनॉरिटी वाले शेयरहोल्डर्स हैं, हमारी बात सुनी नहीं जाती और एक्सेट्रा। तो कंपनी ने हमें बोला, कंपनी ने अपना पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, ऐसे हम हर उनके डिसीजन पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। अनलेस एंड अनटिल द कंपनी हैज डन समथिंग रॉन्ग वी विल नॉट इंटरफेयर। ठीक है। फिर अगेन रूट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडियन एथोस, रामायण, भगवद गीता, महाभारत, अर्थशास्त्र और कौटिल्याज फोरफोल्ड ड्यूटी ऑफ द किंग। तो ये चार ये हैं, रक्षा और क्या, वृद्धि, पालना, योगा, क्षमा। ये पीछे वाले सेम है इसमें? नहीं, ये अलग है।
ये पीछे थे ही नहीं। फोरफोल्ड ड्यूटी ऑफ किंग। अर्थशास्त्र तो था ना। अच्छा ये रूल्स वाले डब्बा ने यार। ठीक है। रक्षा मतलब प्रोटेक्शन, वृद्धि मीन्स ग्रोथ, पालना मीन्स कंप्लायंस, योगाक्षमा मीन्स वेलबींग, सोशल सिक्योरिटी। बढ़िया, ये भाई बेसिक्स है। और आज उसी को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ रहे हैं। चलो बढ़िया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स इन इंडिया। शाबाश। नारायण मूर्ति के हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये है चाहिए। और ये सिर्फ फर्स्ट 3 लाइन मार्क कर ले। द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991 aimed at economic liberalization, privatization and globalization of the domestic economy led India to initiate reform processes in order to suitably respond to the developments taking place world over। ये वही ना इकोनॉमिक डिप्रेशन और सब। तो उसके बाद तुम्हारे पास अभी ये सारे रिफॉर्म्स हैं। अब ये वो कॉमन लॉ में वो फर्स्ट चैप्टर एग्जीक्यूटिव का ये वो पूरा है। डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड आया फर्स्ट, फिर कुमार मंगलम कमेटी, टास्क फोर्स, नरेश चंद्र कमेटी। तो ना इनमें ना ऐसा कुछ अलग सा दिया नहीं हुआ है कि अच्छा कि क्या अच्छा हो गया ऐसा, पर सारे तो नहीं देखेंगे। एक कुमार मंगलम मार्क कर ले रीड पे। नरेश चंद्र अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नारायण मूर्ति बंदा अच्छा है यार, पढ़ लेते हैं एक बार। नारायण मूर्ति, जे रानी कमेटी, अच्छा पीछे भी है। बहुत सारे हैं। उदय कोटक कमेटी को काम का मार्क करना, इम्पोर्टेंट मार्क करना। कहाँ पे है ये एक उदय कोटक मार्क करी। फिर NGBRC नहीं इम्पोर्टेंट है वैसे तो। 2019 फिर 2020 में इंटेग्रिटी वाली CII रीडिंग पहले मार्क करना है तो पहले। रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, इनमें 2020 में BRR है। हाँ जी। उसके बाद कुछ नया नहीं है। नहीं, इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है तो BRSR होना चाहिए, नहीं है। ये तो फिर हट गया है, इसके बदले BRSR आ गया। ठीक है। तो फिर अगले किसी चैप्टर में है ना, तो मैं वहाँ पढ़ लूँगी। तो हम शुरू करते हैं। कुमार मंगलम कमेटी से पढ़ लें। कुमार मंगलम बिरला कमेटी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैड टू सेट अप कमिटी ऑन May 70 के under the chairmanship of Kumar Mangalam to promote and raise standards of corporate governance. The report of the committee was the first formal and comprehensive attempt to evolve a code of corporate governance in the context of prevailing conditions of governance in Indian companies as well as the state of capital market at that time। ठीक, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बात हुई। और सेबी के बोलने पे हुआ ना, हाँ, सेबी के बोलने पे ये कमेटी बनाई गई टू promote and raise standards of corporate governance, right? This was done, and then what do you have here? Recommendation led to inclusion of clause 49 enlisting agreement in the शाबाश। Then you have नरेश चंद्र। नरेश चंद्र कमेटी में द एनरॉन डिबैकल, ये थोड़ा सा समझ लेंगे। एनरॉन केस हुआ था, जैसे सत्यम स्कैम है ना, वैसे ये एनरॉन वाला केस था। हाँ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना अपने वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट किए। जैसे आपके कंपनी में जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लैंड्स हैं, ये सारी चीज़ों की इन्फ्लेटेड वैल्यूज़ लगाती है। अब देख, इन्फ्लेटेड वैल्यूज़ है मतलब आपकी एसेट्स सच में इस प्राइस पर है नहीं, पर दिख रही है। आपकी बिल्डिंग सच में आपने जब खरीदी होगी 50 लाख की होगी, पर आज के टाइम पर 2 करोड़ की है, तो आपने 2 करोड़ की दिखाई हुई है। दैट प्रॉफिट इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग ना। आपके पास वैल्यू है, हाँ ठीक है, पर ये तो तब रियलाइज होगी जब आप उसको बेचोगे। जब तक बेचते नहीं हो तब तक आपके पास ये 2 करोड़ रुपए नहीं है, करेक्ट। तो एक चीज़ ये हो गई।
अब इन्होंने अपने सारी इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को हायर प्राइसेस पर दिखाना शुरू किया। जैसे उन्होंने ये किया तो क्या हुआ, समझ के देख, एसेट साइड बढ़ गया, राइट। अगर एसेट साइड आपका इतना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर लाइबिलिटी में तो बैलेंस उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो क्योंकि उन्होंने एसेट साइड बढ़ाई तो लाइबिलिटी में रिजर्व्स बढ़ा दिए, ठीक है। और ऐसे करके बता दी कंपनी के पास तो इतने रिजर्व पड़े हैं भाई, पर ये वो रिजर्व में तो कुछ नहीं है ना, खाली रिजर्व है वो। अब ये खाली था, अब इतना इन्होंने कर दिया, इतना उन्होंने पंगा कर दिया। उसके बाद उन्होंने और पंगा क्या करने दिया पता है, व्हेन दे वांटेड मनी, उन्होंने क्या किया कि हमने इस रिजर्व में से इन्वेस्टमेंट करी हुई है और उसमें से प्रॉफिट हो रहा है, विच वॉज नेवर द केस, क्योंकि वो रिजर्व में तो कुछ है नहीं, उसमें तो कोई पैसा नहीं था, आपने उसमें से निकाल कर इन्वेस्टमेंट कैसे करी। उन्होंने से दिमाग लगाया कि अच्छा हाँ हमने वो रिजर्व तो किया है, फिर कल को अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, हम सच में वो प्रॉपर्टी बेच देंगे, सच में जो पैसा आएगा सच में उसको इन्वेस्ट करके सच में पैसा दे देंगे, तो ऐसा सच आ ही नहीं सकता, राइट। तो ये सारी केस की वजह से ये एनरॉन स्कैम अपना वो पूरा हुआ, राइट। तो अब इधर है ना, नरेश चंद्र कमेटी ने ये एनरॉन डिबैकल के बाद कुछ दिमाग लगाया होगा। द एनरॉन डिबैकल ऑफ 2001 इन्वॉल्विंग द हैंड इन ग्लव रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड द कॉर्पोरेट क्लाइंट, द स्कैम्स इन्वॉल्विंग द फॉल ऑफ द कॉर्पोरेट जायंट्स, मतलब वो पूरी कंपनी बंद ही हो गई है ना, ऑफ कोर्स। तो इतना बड़ा कंपनी बंद हो गया क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स ना ऑडिट प्रॉपर्ली हुआ ना कुछ, ये रिजर्व्स इतने सारे अगर रिजर्व क्रिएटेड होते तो ऑडिट क्यों नहीं हो पाया उस चीज़ का, इट इज़ नॉट इवन डिफिकल्ट टू नो, राइट। ये इन द यूएस लाइक ये वर्ल्डकॉम, क्वेस्ट, ये सारे और भी कंपनीज हैं, and the consequent enactment of the stringent Sarbanes-Oxley Act in the US, एनरॉन डिबैकल की वजह से ही सार्बन्स-ऑक्सली एक्ट आया था, जो हमें अगेन पढ़ना है, ठीक है। तो इन द यूएस were some important factors which led to the Indian government to wake up, and in the year 2002 Naresh Chandra committee was appointed to examine and recommend inter alia amendments to the law involving auditor client relationships and the role of independent directors, ठीक है। तो वो वाला हुआ एनरॉन डिबैकल से सार्बन्स-ऑक्सली एक्ट बनाया गया, और वो सबको मद्देनजर रखते हुए इंडिया को लगा कि हमें भी हमारा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का सबका रूल्स बेटर करने चाहिए, सो विच लेड टू दिस। तो ये न्यू चीज़ आई, नरेश चंद्र कमेटी ने क्या बोले, दो चीजें, रेकमेंड ऑडिटर क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बढ़िया, सही। देन यू हैव नारायण मूर्ति। In the year 2002, SEBI analyzed the statistics of compliances with the clause 49 by listed companies and felt that there was a need to look beyond the mere systems and procedures if corporate governance was to be made effective in protecting the interest of investors. Statistics of compliance मतलब actually कितना compliance हो रहा है, उन्होंने वो चेक करने की कोशिश की और देखा कि हमें सिर्फ ये सिस्टम की compliance हो रहा है, उसके अलावा हम पीछे भी चेक करें कि exactly कितना क्या काम हो रहा है क्या नहीं, और of course to protect the interest of the investors. So SEBI therefore constituted a committee under the chairmanship of Narayan Murthy for reviewing implementation of the corporate governance code by the listed companies and for the issue of revised clause of 49 based on its recommendations. बढ़िया, ठीक है। तो उसने 49 को दो चीजें हैं, एक तो इम्प्लीमेंटेशन चेक करनी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की लिस्टेड कंपनी कर रही है कि नहीं, और सेकंड इशू फॉर रिवाइज्ड क्लॉज 49, दो चीजें इसमें, ये और ये। उसके बाद जे रानी चर्चा करते थे ना लोग, तो कंस्टिट्यूटेड कमिटी 2003 के लिए था ना, 2013 वाला कंपनीज एक्ट, नया कंपनीज एक्ट के लिए उन्होंने डिसाइड करना था। तो द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जे रानी with the task of advising the government on the proposed revisions of the Companies Act 1956 and with the objective of having a simplified compact law that would be able to address the changes taking place in the national and international scenario, enable adopting of internationally accepted best principles as well as provide adequate flexibility for timely evaluation of new arrangements in response to the requirements of ever-changing business model. ठीक है, इतना काफ़ी है ना। Recommend that effective measures to be initiated for protecting the interest of stakeholders, एक ये क्या, including small investors, through legal basis for sound corporate governance practices. With a view to protect the interest of the various stakeholders, the committee also recommended the constitution of a stakeholder relationship committee and provisions of duties of the directors in the act with civil consequences for non-performance. So basically ये सारा recommendation हुआ उनका स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाने के लिए।
फिर तुम्हारा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉलेंट नहीं ना बाकी जरूरत है चलो ये करते हैं ना। Okay, the SEBI committee on the corporate governance was formed in 2017 under the chairmanship of Mr. Uday Kotak with the aim of improving standards of corporate governance of listed companies in India. तो listed companies पे main focus था इनका, right? With the aim of improving standards of corporate governance of listed companies in India, the committee was requested to make recommendations to the SEBI in the following issues. तो ये following issues पर उन्हें recommendations करने थे। तो ना अब इसमें ना थोड़ा सा रिपीट ही है बट देख लेते हैं। फॉलोइंग इश्यूज कौन से थे? इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस इन स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ नाम के इंडिपेंडेंट थे इसीलिए ना। फिर इंप्रूविंग सेफगार्ड एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में सेफगार्ड, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस बाय लिस्टेड कंपनीज, इंप्रूविंग इफेक्टिवनेस ऑफ बोर्ड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस, एड्रेसिंग इश्यूज फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स ऑन वोटिंग एंड पार्टिसिपेशन, disclosures and transparency related issues and any other matter as the committee deems fit। तो ये तुम्हारे इश्यूज हुए, राइट? ये समझ में आ रहा है। पर इसके बाद ना इन्होंने क्या बोला कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी इन सारे हेड्स पे। तो अरे ये इश्यूज हुए हैं तो ये हेड्स का क्या काम है हमें, राइट? तो इन्होंने इन सारे हेड्स पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मान ली इंडेक्स बता दिया आपको रिपोर्ट का, राइट? सो दीज पॉइंट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट क्या फालतू में कट कर दे। पर ये वाले जो आगे है ना, तो यहाँ पर उसने बोला कि सम ऑफ द मेजर चेंजेस एक्सेप्टेड रिलेट टू, कि उनके जो रिकमेंडेशंस आए उससे क्या क्या चेंजेस एक्सेप्ट हुए वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है? तो इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, एनहांस्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये आया। डिस्क्लोजर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ऑडिटर क्रेडेंशियल्स, ऑडिट फीस, रीजंस फॉर रिजाइनिंग ऑफ द ऑडिटर, इसका डिस्क्लोजर, एक्सपर्टाइज एंड स्किल ऑफ डायरेक्टर्स का डिस्क्लोजर, एनहांस डिस्क्लोजर ऑफ आईपीटीज, mandatory disclosure of consolidated quarterly results, reshaping the institution of board and enhancing the role of committee, वही कुछ मेन में, enhanced quorum, capping the maximum number of directorships, maximum number of directorships हो गया। फिर है तुम्हारा expanded eligibility criteria, enhanced role of committees, वही कुछ हम पढ़ सकते हैं। फिर NGRBC को रीड मार्क कर ले, नॉट इम्पोर्टेंट, और इंटेग्रिटी को भी और नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है? फिर तुम्हारा अब ये पढ़े ना पढ़े मुझे समझ नहीं आ रहा, ये वैसे काम का नहीं है। अगर पीछे चैप्टर में नहीं आया तो इसको रेफर कर लेंगे, मार्क करके रख ले यार, मेरे को तो याद भी नहीं रखना, तो याद रखना यार ये है कहीं पे पीछे। हाँ बिजनेस रिपोर्टिंग से फिर स्टेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अक्रॉस ग्लोब। तो स्टेजेस यूएसए वाला तो कट करते बिना सोचे समझे। इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वो है मतलब टाइप का इंडेक्स। तो पहले यूएसए है, यूएसए कट कर ले, एक बार मैं माँ की तरह रखती हूँ ना। उसके बाद यूके है, यूके के अंदर हम कैडबरी पढ़ेंगे, फिर ग्रीनबरी पढ़ेंगे, हाँ हिग्स रिपोर्ट पढ़ेंगे जो 2003 वाली है। फिर ये नहीं पूरा पेज गया। और लास्टली 2020 वाली स्टूवर्डशिप तो पढ़ी आई है तो पढ़ लेंगे। 3, 4 तो तेरा ये यूके हो जाएगा, इतने में बहुत हो जाएगा यूके। 2025 में भी एक आया वो है आपके पास? नहीं है यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोर्स 2025 और इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, कमर्शियल कंपनी कैटेगरी, क्लोज्ड एंड इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। बस फिर मेजर जुरिस्डिक्शंस वाला है, अगेन यूएसए आया, इसको फ्रेमवर्क यूएसए नॉट इम्पोर्टेंट, सार्बन-ऑक्सले पढ़ेंगे फिर हम, इसके पास वही है ना। हाँ जी हाँ तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। देन
SEC प्रपोजल ऑन कॉर्पोरेट क्राइम एंड रिलेटेड इश्यूज डिस्क्लोजर्स, यही है। SEC प्रपोजल ऑन कॉर्पोरेट क्राइम, हाँ जी। हाँ, ये कट कर लो। उसके बाद 303A वाला है हाँ नेक्स्ट, जी। इसको रीड मार्क कर लो। इसको एक बार रीड मार्क कर लिया, मैं फिर भी थोड़ा सा ना बताऊंगी इसमें कि क्या पढ़ना है, बहुत इतना सा ही पढ़ना है इसके अंदर। फिर ये भी वैसे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड यूके वाला 2018 है। 24 है। शाबाश, ये बदल गया ना। रेगुलेशन, नहीं ये तो पूरा वही होगा ना यूके वाला। हाँ तो 24 दैट इज सारा एंटायरली चेंज हो गया। चेंज। ऑस्ट्रेलिया है उसके बाद, हाँ जी। उसको आराम से कट कर सकते हैं, चेंज भी नहीं हुआ ना कुछ। हाँ 2019 है राइट, तो कट कर ले। फिर उसके इसमें 8 प्रैक्टिसेस है ना। 8 सेंट्रल प्रिंसिपल्स। हाँ हाँ, ये मार्क कर सकते हैं, इसको रीड मार्क कर ले। फिर यू हैव न्यू कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिंगापुर ये 2018। शाबाश, इसको भी हम रीड मार्क कर लेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट है वैसे तो। इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स ही बस कर लेना हाँ, ना थोड़े यार। थोड़े points हैं, इसलिए एक बार ना पता सा लग जाएगा। इतना तुम्हारे पास सिंगापुर में वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स ही होगा ना, 6-7 हाँ जी। 6-7 क्या बात, 13 प्रिंसिपल्स, 13 प्रिंसिपल्स। 13 प्रिंसिपल्स। उसके बाद डायरेक्टर इंडिपेंडेंस एंड डायरेक्टर नॉमिनी, ये मार्क कर लिए, ये पढ़ना है। और उसके नीचे का सब कट कर दे। रेमुनरेशन, हाँ, रेमुनरेशन, शेयर होल्डर राइट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर अगेन साउथ अफ्रीका पहुंच गए। साउथ अफ्रीका में ये सब छोड़ दे, कम टू द किंग 4 प्रिंसिपल्स। किंग 4 प्रिंसिपल्स में कुछ प्रिंसिपल्स मार्क कर लेंगे। मैं मार्क करवाई तो प्रिंसिपल्स हाँ जी। फटाफट। तो पॉइंट नंबर 1, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 14 और 16, ठीक है। फिर हमारा OECD है, दैट वी हैव टू स्टडी, ये काम का है। इसमें भी अगेन प्रिंसिपल्स ही हैं सिमिलर, तो वो देखने ये सारे याद करने पड़ेंगे ना ना, थोड़े थोड़े थोड़े, थोड़े बहुत है। जितने जितने हो गए ना, मतलब कुछ कुछ में से। फिर उसके बाद फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस को 2025 है अपना। हाँ, चलिए OECD के अंदर का हम जब पढ़ेंगे ना तब बात करेंगे, देखते हैं। फिनिश को नॉट इम्पॉर्टेंट रीड ऐसा ही कर ले यार, ज़रूरी नहीं है इतना, तो कैसे पढ़ोगे तुम। पर चल नॉट रीड मार्क कर ले। इसका ना मेरे पास वो शॉर्ट नोट सा है, मैं लिखवा दूँगी। ठीक। इटालियन का नॉट इम्पॉर्टेंट। इटालियन, हाँ जी। बोर्ड लीडरशिप पर कौन सा? इंग्लिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंग्लिश नहीं पढ़ रही मैं, इटालियन से पहले इटालियन है ही नहीं है। नहीं है। But governance 2025 फिर है तेरा board chairs, ये भी stock है ना। exchange board of corporate governance 2025। फिर सेक्शन ए गवर्निंग बॉडीज है आपके। हाँ, A1, A2, A5। सेक्शन बी रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। सेक्शन सी ये किस में है? ई, इसका ये और इससे पहले क्या था? आयुष ही था। अच्छा, तेलंगाना और आयुष है। हाँ। जापान नहीं है। इटालियन आ गया इटालियन। नहीं करना। इतने सारे याद कैसे रहेंगे। नहीं, जापान, जापान भी आ गया ना। हाँ, जापान पढ़ लेंगे। इसके शॉर्ट नोट्स ना लिखे हैं छोटे छोटे। और इसके बाद कौन सा था? डच 2025। कैसे भर दिया है इन्होंने तो यार, जो नया है वो पढ़ना ही पड़ेगा फिर तो। वही डच के पहले तेरा वो कौन सा था? जर्मनी वाला था ना वो? जापान। नहीं नहीं, एक अजीब सा नाम था। हाँ, जिसके लिए इतना सारा। हाँ,
बुचारेस्ट ये क्या है, कहाँ से है? Stock यूरोपियन exchange. बैंक, स्टॉक एक्सचेंज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेते हैं, इतना तो याद नहीं रहेगा, लेकिन ये सारे या फिर सेक्शन ए सेक्शन बी द प्रिंसिपल्स आर समराइज्ड एज। फिर तेरे कॉर्पोरेट ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स आए हाँ हैं। जी उफ, इसमें है OECD पहला, हाँ जी और दोबारा ये सारी आ गया ना। हाँ जी, तो इसमें सारा प्रिंसिपल्स भी है। नंबर नहीं सारे फालतू में। ठीक है NFCG भी कट कर ले। उसके बाद है तुम्हारा इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD UK। हाँ जी हाँ वो मार्क कर लेते हैं, वो पढ़ेंगे। UK वाला पढ़ेंगे, कॉमनवेल्थ है बाद में हाँ जी कट हो जाएगा। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क ये पढ़ लेंगे, 2 लाइन वो भी थोड़ा होता है। यूरोपियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंस्टीट्यूट क्या पता, कॉन्फ्रेंस बोर्ड पे भी मार्क कर ले। एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन। एशियन ने पूछा हुआ है P1 क्यों है, तो वी रीड दिस एज वेल। CSIA भी कट कर ले। देन IIRC है, हाँ जी हाँ ये पढ़ेंगे। होपफुली इसमें क्या नहीं आएगा ना। न्यू वीडियो शुरू करते हैं। चेक कर लो बर्तन